हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं शिव कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्मा 24 क्लासेस के अंदर। और आज से हम अपनी एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो मुख्य रूप से रहेगी अपनी ग्राम सचिव को ध्यान में रखते हुए ग्राम सचिव से संबंधित और पंचायती राज का इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि सभी एस्टेट एग्ज़ाम हों, सीटेट एग्ज़ाम्स हों या अपने कोई भी एचएसएससी या अदर स्टेट की कोई भी एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पर पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे कि जो पंचायती राज है, यानी कि जो अपना पंचायती राज सिस्टम है, ये कहाँ से जो है शुरू किया गया था। पंचायती राज, ये पंचायती राज सिस्टम जो है ये कहाँ से इसकी शुरुआत मानी जाती है। यदि हम बिल्कुल अपने अतीत में चलें तो हमने जाना है कि जहाँ से हमारा चोल साम्राज्य हुआ है, चोल साम्राज्य के अंदर सबसे बढ़िया जो स्थानीय स्वशासन की बात कही गई है, सबसे पहले हमें स्थानीय स्वशासन वहाँ से मिला कि चोल साम्राज्य के दौरान भी स्थानीय स्वशासन के बारे में बातें होती थी। ठीक उसके बाद क्या हुआ, जब अंग्रेज़ों का हमारे भारत के अंदर चलन आता है, जब अंग्रेज लोग भारत में आते हैं तो बात है अपने जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट की आया था अपना 1773 के अंदर। उस समय क्या हुआ था कि भारत को रेगुलेट करने की, भारत को नियंत्रित करने की कोशिश की गई थी। और उसी कड़ी के अंदर ठीक उसके 20 साल बाद यानी 1793 के अंदर 1793 यदि हम यहाँ पर समय माने किसका, यदि हम यहाँ पर समय की बात करें तो समय था आपके ये अपना जो लॉर्ड कॉर्नवालिस का समय। कौन से? लॉर्ड कॉर्नवालिस का समय था 1793 के अंदर, जो कि बंगाल के अंदर स्थायी बंदोबस्त के लिए जाने जाते हैं, परमानेंट सेटलमेंट के लिए जाने जाते हैं। वहाँ से पहली बार शासन को, जो स्थानीय शासन है बंगाल के अंदर, जो अंग्रेजी शासन के अधीन 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, उनके अंदर कौन कौन सी थी? बंगाल हो गया आपका, मुंबई हो गया और आपका मद्रास हो गया। इन तीनों प्रेसिडेंसियों के अंदर शासन को लगाने की बात कही गई। यहीं से आगे कहानी बढ़ी और बात आई 1842 के अंदर, 1842 के अंदर। देखिए 1842 के अंदर भी यदि देखा जाए तो यहाँ पर भारत के अंदर शासन किसका चल रहा था? भारत के अंदर शासन चल रहा था आपका, कहाँ की बात बता रहे हैं हम? 1842 की। भारत के अंदर शासन चल रहा था अंग्रेजों का। तो यहाँ पर पहली बार ये बात डिस्कस की गई कि भारत के अंदर जो स्थानीय शासन है, यानी इन प्रेसिडेंसियों से बाहर इसका विस्तार किया जाए। गांवों के अंदर भी हमें इसका क्या करना चाहिए? विकास करना चाहिए। क्योंकि उस समय जो टैक्स वसूला जाता था, टैक्स हमें कहाँ से मिलता था? टैक्स मिलता था गांव से, क्योंकि गांव के लोग कृषि करते थे। भारत क्या है? एक कृषि प्रधान देश है। तो वहाँ पर भी यानी 1842 के अंदर भी जो बातें चली थी उसके अंदर भी क्या कहा गया कि वहाँ पर भी इसको किया जाए। लेकिन ठीक उसके जस्ट बाद कहानी आती है 1864 की। कहाँ की कहानी आती है? 1864। अब यहाँ पर समझने की बात है 1864 के अंदर, 1864 के अंदर क्या हुआ था? देखिए यहाँ पर एक तरह से देखा जाए 1857 की क्रांति हो चुकी है। 1857 की क्रांति हो चुकी है। इसका मतलब भारत के अंदर से कंपनी का शासन खत्म हो गया है। अब ब्रिटिश क्राउन का राज भारत में चलना शुरू हो गया है, ब्रिटिश क्राउन। अब यहाँ से 1864 के अंदर ब्रिटिश क्राउन का राज शुरू हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसमें पहली बार जो स्थानीय स्वशासन है उसको और अधिक विस्तृत रूप देने की कोशिश की गई थी। इसके महत्व को इंग्लैंड के अंदर भी महसूस किया गया था। उसके बाद जब लॉर्ड मेयो भारत के गवर्नर जनरल कब बनते हैं? लॉर्ड मेयो भारत के गवर्नर बनते हैं 1870 के आसपास। और लॉर्ड मेयो के दौरान ही सबसे पहली बार भारत के अंदर सेंसस स्टार्ट हुआ था, जनगणना शुरू हुई थी। कब? 1872 के अंदर, 1872 के अंदर ये जनगणना शुरू हुई। ये हमारी क्या थी? एक तरह से देखा जाए तो ये स्थानीय जनगणना नहीं थी हमारी, ये परमानेंट जनगणना नहीं थी, एक टेम्परेरी गणना यहाँ पर शुरू हुई थी। इन्होंने भी जो है स्थानीय स्वशासन के बारे में कुछ कदम बढ़ाए। इन्होंने क्या किया लॉर्ड मेयो साहब ने
कि जो पंचायती राज व्यवस्था थी इनको कार्यात्मक शक्तियां प्रदान की। कार्यात्मक शक्तियां यानी जो पहले से पंचायती राज व्यवस्था चली आ रही है उसको कार्यात्मक शक्तियां प्रदान की। वित्तीय सहायता इनको उपलब्ध करवाएगी, यानी वित्त इनको कहाँ से, फंडिंग इनको कहाँ से होगी वो यहाँ पर डिस्कस की गई। उसके बाद आता है अपना 1881 के आसपास का दौर। इस समय जो हमारे वायसराय बने, जो भारत के गवर्नर जनरल बने, वो बने रिपन, लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन साहब का जो दौर था 1881 का, ये जो दौर है ये एक तरह से देखा जाए तो भारत के अंदर जो स्थानीय स्वशासन है उसके जनक माने जाते हैं भारत के अंदर, एक तरह से देखा जाए तो इनको, क्योंकि इन्होंने जो भारतीय जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके अंदर क्या बनाया, इन्होंने जिला बोर्ड और खंड बोर्डों की स्थापना की थी। उपखंड और जिला बोर्ड की इन्होंने स्थापना की, जिसकी वजह से इनको क्या माना जाता है, भारत के अंदर जनक माना जाता है पंचायती राज व्यवस्था का। और इसी के अंदर 1881 के अंदर ही क्या हुआ था, अपनी जो है अपनी नियमित जनगणनाएं हैं वो शुरू हुई थी। तो इसको जो जब जिला बोर्डों का गठन किया गया, उपखंडों का गठन किया गया, इसी वजह से इसको बोला जाता है मेग्ना कार्टा। जो पंचायती राज है उसका मेग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो ये हमारी ही अतीत की बातें, जहाँ से ये बातें शुरू हुई थी। यानी यहाँ पर कई क्वेश्चन आपके बन गए कि प्रारंभ में स्थानीय शासन की बातें हमें कहाँ से मिलती हैं, चोल साम्राज्य से। उसके बाद 1442 के अंदर क्या कहा गया कि उसके बाहर भी स्थानीय शासन जारी किया जाए, यानी जो अंग्रेजों की जो प्रेसिडेंसियाँ थी उनसे बाहर। 64 के अंदर सीधा क्राउन के अधीन चला जाता है। 72 के अंदर जो क्या दिया जाता है, कुछ कार्यात्मक शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं। 81 के अंदर 1881 के अंदर क्या किया जाता है, इनकी यहाँ पर बोर्डों की गठन कर दिया जाता है। इसी को मैग्ना कार्टा बोला जाता है। अब आगे हम डिस्कस करते हैं कि ये भारत के संदर्भ में आज़ादी के बाद किस प्रकार से शुरू होता है। आज़ादी के बाद भारत में किस प्रकार से इनका गठन होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। बात कब की है, बात है हमारी 1957 की। उस समय क्या हुआ भारत के अंदर कि भारत के अंदर जिस प्रकार से महात्मा गांधी का भी एक सौपन रहा कि भारत में क्या होना चाहिए, राम राज्य। राम राज्य कहाँ से आएगा, ग्राम स्वराज्य से आएगा। ग्राम स्वराज्य के अंदर मतलब गांव का व्यक्ति जिसके ऊपर हम इन चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं वो इन नियमों से क्या होना चाहिए, परिचित होना चाहिए। तो ये जब शुरू में किया गया भारत के राजस्थान के अंदर इसको अप्लाई किया गया था। पहले देखिए यहाँ पर भी दो क्वेश्चन ऐसे आपके कन्फ्यूजन क्वेश्चंस रहेंगे कि सबसे पहले जब इसको बनाया गया तो इसको बनाया गया सामुदायिक विकास केंद्र, सामुदायिक विकास परिषद के नाम से इसको संचालित किया गया था। ठीक है, प्रारंभ में इसका नाम क्या था, सामुदायिक विकास केंद्र। उसके बाद कब बना था ये, 1952 के अंदर भैया। लेकिन 1953 के अंदर क्या कर दिया गया, इसका नाम बदल करके जो राष्ट्रीय विकास परिषद थी, ग्रामीण विकास परिषद, उसका राष्ट्रीय विकास प्रसार नीति जो नाम रख दिया गया। लेकिन नाम बदलने से भी ये सफल नहीं हो पाई। ऐसे में 2 बार विफलता झेल चुका भारत अब यहाँ पर जो कि विभिन्न प्रकार की 3 समितियों का गठन किया जाता है। कौन सी गठन समितियाँ बनती हैं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ये भी आएगा कि भैया ये विफल कैसे हुई, क्योंकि उसी समय आपने देखा होगा कि 1952 के आसपास हमारे जहाँ पर पहली पंचवर्षीय योजना पर काम चल रहा था, जिसकी वजह से जो राजनेता लोग हैं वो इसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाए और यहीं से फिर हमारी प्रमुख नीतियों का निर्माण होता है। उन प्रमुख नीतियों जो समितियाँ हैं उनके बारे में हम एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के बारे में। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, देखिए हरियाणा पंचायती राज अधिनियम वैसे देखा जाए तो ये जो अधिनियम है इसको कब बनना शुरू हुआ था, ये बनना शुरू हुआ था भैया आपका 1992 के अंदर ये बिल बना था। बिल के बाद ये पारित होता है। हरियाणा में जब आता है ये 1994 कहलाता है, क्योंकि उस समय ये लागू हो गया था। किसके अकॉर्डिंग आता है, 73वें संविधान संशोधन के तहत। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1992 के अंदर हुआ था ये आपका, उसके तहत आता है।
और ये हरियाणा के अंदर जो लागू होता है 22 अप्रैल 1994 में। इससे पहले 24 अप्रैल। देखिए इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताता हूँ कि 1992 का जो बिल बनता है, ये बिल जो है कहाँ पर 22 दिसंबर को ये लोकसभा में पारित किया जाता है। उस समय की अगर जो प्रधानमंत्री की बात की जाए तो कौन थे? वीपी सिंह थे, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव जी, पीवी नरसिम्हा राव। क्योंकि इससे पहले राजीव गांधी जी भी इसको जो है एक्सपेरिमेंट को करना चाहते थे, लेकिन उनका ये एक्सपेरिमेंट विफल रहा क्योंकि उन्होंने 64वां संविधान संशोधन किया 1988 के अंदर। 1988 के अंदर यानी 1988 के अंदर राजीव गांधी जी ने 64वां संविधान जो एक संवैधानिक बिल तैयार किया था, लेकिन उसके अंदर वो इस बिल को, ये अमेंडमेंट जो बनाया, जो लाया गया था, विधेयक जो लाया गया था, ये कहाँ पर, ये लोकसभा में तो पारित हो गया लेकिन राज्यसभा में ये फेल हो गई। तो वहाँ पर इसको सफलता नहीं मिल पाई, राजीव गांधी जी को इनको सफलता नहीं मिल पाई थी। बात आई 1993 के अंदर, 1992 के अंदर जब पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक झटके में, क्योंकि पहले से इसके ऊपर चर्चाएं चल रही थी, इन्होंने क्या किया कि 22 दिसंबर को लोकसभा के अंदर पारित करवाया। 23 दिसंबर 1992 को 1992 को ये राज्यसभा में भी पारित हो गया। उसके बाद 23 जो 17 राज्यों के द्वारा इसको अनुमोदित भी कर दिया गया। अनुमोदित करने के बाद 20 अप्रैल 1993 यानी 20 अप्रैल 1993 को प्रधानमंत्री महोदय, राष्ट्रपति महोदय ने भी इसके ऊपर साइन हो गई। इसके ऊपर साइन होने के बाद 23 अप्रैल को ये जो है संपूर्ण भारत में लागू हो गया। इस वजह 24 अप्रैल, ध्यान रहे 24 अप्रैल 1993 ये भारत के अंदर क्या मनाया जाता है भैया? पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है 24 अप्रैल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। देखिए 20 दिसंबर को लोकसभा, 20 दिसंबर 1992 को, ध्यान रहे, और 23 दिसंबर 1992 को लोकसभा में। फिर कहाँ पे जाता है? 17 राज्यों के अंदर ये पारित होता हुआ जाता है, अनुमोदित हो जाता है। 20 अप्रैल 1993 को कौन? राष्ट्रपति महोदय साइन करते हैं। 23 अप्रैल को संपूर्ण भारत में लागू मान लिया जाता है और 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रकार से ये लागू होता है। यहाँ पर अब देखिए कि हरियाणा का जो पंचायती राज दिवस है, ये उसके बाद में यहाँ पर हरियाणा में लागू होता है। कब आता है? देखिए वहीं से चली हैं ये सारी प्रक्रियाएं। 73वें संविधान संशोधन के तहत ही 22 अप्रैल को ये भारत के अंदर, हरियाणा के अंदर क्या होता है? इम्प्लीमेंट हो जाता है संवैधानिक रूप से इसको। क्योंकि 22 अप्रैल को क्यों माना जाता है? 22 अप्रैल 1994 में यहाँ पर इसको संविधान के अंदर, जो हरियाणा की जो लोकसभा विधानसभा होती है, वहाँ पर इसको पारित करके यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने किया गया था। ठीक है, तो 1994 में ही इसको लागू कर दिया गया था। 22 अप्रैल यानी हरियाणा के अंदर पंचायती राज दिवस, हरियाणा पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। हरियाणा के पंचायती राज के विषय में हम थोड़ी सी कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में यहाँ पे जानेंगे। देखिए हरियाणा जो पंचायत के राज अधिनियम है, इसमें कितने भाग हैं, कितने अध्याय हैं और कितने सेक्शंस हैं, धाराएं हैं। कुल इसमें कितने अध्याय हैं? यदि हम भाग की बात करें तो इसमें कुल भाग हैं 5 और कुल अध्याय इसमें है 22। धाराएं 280 हैं, धाराएं 280 हैं। ठीक है, इसमें भाग 1 के अंदर देखिए अलग अलग भाग और अलग अलग अध्यायों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यदि हम भाग 1 से 6 की बात करें, अध्याय 1 से 6 की, अध्याय 1 से 6 तक आपका पंचायती जो अपने ग्राम सभा से संबंधित है, ग्राम पंचायत से, उसका वर्णन किया गया है। उसके बाद यदि हम बात करें इसमें धाराएं कहाँ तक हैं, तो इसमें धाराएं हैं आपकी 1 से लेकर 54 तक। 1 से लेकर 54 तक इसके अंदर अपना ग्राम पंचायत का वर्णन किया गया है। फिर धारा 7 से 54 55 से लेकर के 116,
55 से 116 तक आपकी ब्लॉक समिति आती है। फिर 117 से लेकर के आपके 180 तक की कुछ धाराएं वो आपकी आती हैं जिला परिषद से। उससे आगे सभी धाराएं जो होती हैं 280 तक, ये धाराएं आपकी मिसक्लेनियस हैं, जिसके अंदर विभिन्न इनके गठन के बारे में सारी चीज़ों पे डिस्कस किया गया है। अब यहाँ पर देखिए हम भाग 1 अध्याय नंबर भाग 1 के अंदर क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर देखिए भाग 1, इसमें अध्याय दे रखे हैं आपका पहला और दूसरा। यदि पहले अध्याय की बात करें हम, तो पहले अध्याय में डिस्कस किया गया है प्रीलिमिनरीज का। प्रीलिमिनरीज यानी प्रीलिमिनरीज से रिलेटेड है अध्याय 1। अध्याय 1 में इसके अंदर बताया गया है कि ये जो हरियाणा का आपका जो ये बनाया गया है पंचायती राज अधिनियम, ये केवल अध्याय 1 के अंदर केवल ये वर्णन किया गया है अध्याय 1 के अंदर, धारा 1 के अंदर। ठीक है, धारा 2 के अंदर भाग 1 की धारा 2 है, उसमें ये बताया गया है, इनकी डेफिनेशन दी गई है। ग्राम सभा किसे कहते हैं, पंचायत समिति क्या है, जिला परिषद क्या है, इन सभी की परिभाषाएं दी गई हैं। धारा नंबर 2 भाग 1 धाराएं भाग 1 है, ध्यान रहे भाग 1 अध्याय 1 और 2 ये किससे संबंधित है, अपने स्टार्टिंग का। अब अध्याय 1 का भाग नंबर 1 की धारा 1 यानी अध्याय 1 है, उसके अंदर ये 2 बातें स्टार्टिंग में बताई गई। आपकी 2 धाराएं हैं किससे संबंधित भाग 1 में। जैसे 1 में पहली धारा में बताया गया कि इसका नाम क्या है, दूसरे में बताया गया ग्राम सभा की डेफिनेशन क्या है, पंचायत समिति की डेफिनेशन क्या है, जिला परिषद की डेफिनेशन क्या है। उसके बाद यानी अध्याय 1 के अंदर केवल और केवल 2 धाराएं हैं। अध्याय 2 के अंदर क्या है, देखिए अध्याय 2 के अंदर ग्राम पंचायत क्या दिया गया है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए कैसे ये लागू किए जाएंगे, इनका प्रावधान क्या रहेगा, यानी इनको लागू कहां पर किया जाएगा, इसके बारे में वर्णन किया गया है अध्याय 2। अध्याय 2 के अंदर अगर जो धाराएं पूछी जाएं तो धाराएं रहेंगी आपकी इसके अंदर 3 से लेकर 6। धारा 3 के अंदर क्या वर्णन किया गया है, देखिए धारा 3 में बताया गया है पंचायत समिति, पंचायत, ग्राम पंचायत और जिला परिषद, इनकी समय अवधि क्या रहेगी, यानी इनका टेन्योर क्या रहेगा, टेन्योर क्या रहेगा वो बताया गया। यानी ये प्रीलिमिनरीज है, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दी गई है। ठीक है, यानी टेन्योर की बात करें तो 5 वर्ष का टेन्योर रहेगा। क्या 5 वर्ष से पहले भी इनको हटाया जा सकता है, बिल्कुल इनको हटाया जा सकता है, यदि क्या नहीं करता हो, संविधान के जो अपना जो इसका एक संविधान है उसके अकॉर्डिंग अगर जो काम नहीं होता है तो इनको भंग किया जा सकता है। धारा 4 के अंदर क्या किया गया, धारा 4 में बताया गया है शपथ। इनको शपथ कौन दिलाएगा, शपथ इनको कहाँ से मिलेगी, यानी इनका जो पंचायती राज अधिकारी, जो पंचायत अधिकारी है वो इनको क्या दिलाएगा, शपथ दिलाएगा, राज्य का पंचायत अधिकारी। ठीक है, उसके बाद आगे पूछा गया है कि इनको शपथ दिला दी, लेकिन इनको इस्तीफा देना हो कि कोई अपने पद से हटता है या किसी पर एक तरह से देखा जाए जो आरोप लगाया, उसके बाद ये इस्तीफा किसको देंगे, इस्तीफा दिया जाएगा कार्य का जो इनका अधिकारी होता है, प्रमुख अधिकारी, इस्तीफा वो लेंगे। लेकिन इस्तीफा ये किसको दे सकते हैं, इस्तीफा ये अगर जो देखा जाए अपना ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो होता है BDO, उनको भी इस्तीफा देते हैं, लेकिन एक्सेप्ट कौन करेगा, एक्सेप्ट करने की पावर केवल और केवल पंचायत अधिकारी के पास है। राज्य का जो पंचायत अधिकारी है वो इन त्यागपत्रों को स्वीकार करता है या न स्वीकार करने की अंतिम पावर उनकी होती है, जो पंचायत का अधिकारी होता है, जो कार्यकारी अधिकारी है। इसके बाद इस्तीफे के बाद ये धारा जो 6 है इसमें क्या बताया गया है, धारा 6 के अंदर चुनाव के बारे में, यानी जो भी पद खाली हुआ है ग्राम सभा के अंदर या जो ग्राम पंचायत उसके अंदर, पंचायत समिति के अंदर या जिला परिषद के अंदर जो भी पद खाली हुआ है उस पद को कितने समय में भरा जाना चाहिए, ये 6 महीने में भरा जाना चाहिए। और ये क्वेश्चन आपका जो पिछला ग्राम सचिव का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मान लीजिए कि कोई पद रिक्त हो गया, उस पद की रिक्ति के बाद इस पद को कितने समय के अंदर भरा जाना चाहिए, तो 6 महीने के अंदर भरा जाना चाहिए इस पद को। यहाँ पर ध्यान देखने की
योग्य बात है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने पद को रिक्त किया कि चुनाव होने में केवल 3 महीने का समय है, क्या फिर भी चुनाव होंगे? ऐसे समय में चुनाव नहीं होंगे। 6 महीने से अगर जो कम समय है तो वहाँ पर चुनाव नहीं होंगे। चुनाव होंगे 6 महीने से ज़्यादा अगर जो टाइम है तो वहाँ पर जो बाई इलेक्शन जिसको बोला जाता है वो होंगे। ठीक है, तो इन सब के बारे में ये दिया हुआ है। अध्याय ये भाग नंबर 2 ये था अपना भाग नंबर 1। भाग नंबर 2 में क्या दिया गया है, यानी यहाँ पर हमने 1 से 6 तक के क्या किए हैं, 1 से 6 तक धाराओं के अंदर क्या वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर देखिए भाग नंबर 2 के अंदर क्या दर्शाया गया है। भाग नंबर 2 में बताया गया है, इसमें अध्याय 3 से लेकर अध्याय 6 तक के होंगे और धाराएं रहेंगी इसमें 7 से 54 धाराएं रहेंगी। और इन 54 धाराओं के अंदर यदि मैं आपको बताऊं, इन धाराओं के अंदर अपने संपूर्ण ग्राम पंचायत का विश्लेषण हो जाएगा। ग्राम पंचायत व ग्राम सभा का गठन कैसे होगा ये इसी के अंदर बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए ग्राम सभा क्षेत्र का सीमांकन कैसे किया जाएगा, यानी सीमांकन कैसे किया जाएगा ग्राम सभा का, इसके अंदर ये देखिए इसमें बताया गया है कि ग्राम सभा जो होगी, कहीं पर भी अगर जो ग्राम सभा का निर्माण करना है तो वहाँ पर कम से कम 500 ग्राम सभा के सदस्य होने चाहिए। ध्यान रहे, ग्राम सभा के सदस्य। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि ये ग्राम सभा क्या होती है। देखिए ग्राम सभा क्या, उसके अंदर जो टोटल पॉपुलेशन होती है किसी भी गांव की, किसी भी क्षेत्र की, क्या वो सारी उस ग्राम सभा में आएगी? यहाँ पे ध्यान रखने की योग्य बात है कि ग्राम सभा और गांव की जनसंख्या में डिफरेंस होता है, इसमें अंतर होता है। ग्राम सभा उन लोगों से मिलकर के बनी होती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होती है, यानी जिनको वोट डालने का अधिकार है। यानी जहां पर 500 लोगों के वोट डलते हैं वहां पर हम ग्राम सभा का गठन कर सकते हैं, वहां पर ग्राम पंचायत का गठन हो सकता है। ठीक है, ग्राम पंचायत का गठन हो सकता है। यानी पता चल गया कि जहां पर पॉपुलेशन मोर देन 500 होगी वहां पर क्या गठन किया जाएगा, ग्राम पंचायत। यानी जहां पर 500 से अधिक है वहां पे ग्राम सभा का जो की जा सकती है। यानी न्यूनतम जो जनसंख्या होनी चाहिए, यहाँ पे जनसंख्या किन किन लोगों की जनसंख्या, उन लोगों की जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है। धारा नंबर 8 में ये बताया गया है, सेक्शन नंबर 8 के अंदर, कि कम से कम वहां पे पंचों की संख्या कितनी होगी, यानी ग्राम सभा बन गई, लेकिन ग्राम सभा में जब ग्राम पंचायत का चुनाव होगा तो कम से कम कितने होने चाहिए और अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि कम से कम 6 पंच, कम से कम कितने पंच, 6 पंच प्लस 1 सरपंच, अधिक से अधिक कितने, 20 प्लस 1 सरपंच, यानी ये अधिकतम संख्या हो सकती है ग्राम पंचायत के अंदर। क्लियर यहाँ पे? अब आगे देखते हैं। देखिए पंचायत समिति के बारे में अगर तो हम डिस्कस करें, क्योंकि इसी के अंदर वर्णन किया, पंचायत समिति में भी क्या होगी, पंचायत, यहाँ पे हम इनको थोड़ा सा कंबाइन करके मैं थोड़ा सा क्या बताना चाहता हूँ, कंपैरेटिव स्टडी करके आपको बताना चाहता हूँ। पंचायत समिति हो या जिला परिषद, इनके अंदर कम से कम सदस्य संख्या रहेगी 10 और अधिक से अधिक जो सदस्य चुने जाएंगे उनकी संख्या हो सकती है 30। अब इन्हीं के अंदर से, यहाँ पे ध्यान देने की बात है, इन्हीं लोगों के अंदर से क्या चुना जाएगा, इनका एक प्रमुख चुना जाएगा। पंचायत समिति में क्या बोला जाता है, यहाँ पे अध्यक्ष हो जाते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव यहीं से होगा। जैसे ग्राम सभा पंचायत के अंदर क्या होता है, प्रमुख कौन होता है, ग्राम पंचायत के अंदर प्रमुख होता है आपका सरपंच। ठीक है, जो सरपंच होता है वही इनकी मीटिंग्स वगैरह बुलाता है इनके बारे में। ठीक है, तो आगे देखते हैं। जिला परिषद की भी सेम यही संख्या है, तो आगे देखते हैं। देखिए इसके अंदर जो धारा नंबर अपनी 9 है, 9 के अंदर यहाँ पे आरक्षण से संबंधित बात की गई है। 9 के अंदर यहाँ पर देखिए ग्राम सभा या ग्राम पंचायत में सीटों का आरक्षण किस प्रकार से होगा। यहाँ पर देखिए 2019 से पहले यहाँ पर जो महिलाओं का जो मैंने आरक्षण दिखा रखा है ये 50%, ये 50% है, क्योंकि जब से भारत के अंदर जो हमने बताया था 1800 कितने में 81 के बाद से जो हमने जाना था वहाँ पर, या हम ये कहें कि 1986 के अंदर अपने यहाँ पर समितियाँ बनी थी। आपकी जो
80 के अंदर ML सिंघवी, उसके अंदर 1/3। वैसे हम देखें तो जो डॉक्टर PV के जो थे, उन्होंने भी महिला के बारे में क्या बताया था कि ये होना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए, लेकिन उसमें ये क्लियर नहीं किया गया था कि कितना होना चाहिए। लेकिन अशोक मेहता जी ने भी इसके बारे में ये वर्णन किया था कि महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। डॉक्टर जो PV के जो थे उसके अंदर भी वर्णन किया गया। लेकिन ML सिंघवी की जो रिपोर्ट आई उसके अंदर ये वर्णन किया गया, उसके अंदर डिस्क्राइब किया गया कि 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें होनी चाहिए। ठीक वहीं पर OBC के लिए बताया गया कि राज्य जैसा चाहे वैसा कर सकता है, लेकिन SC ST के लिए बताया गया कि राज्य की जहाँ की जो जनसंख्या है उसके अकॉर्डिंग उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर यह बताया गया था आरक्षण से संबंधित। टर्म नंबर 10 के अंदर, धारा 10 के अंदर बताया गया, सेक्शन नंबर 10 के अंदर, टर्म ऑफ ऑफिस, ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा ग्राम पंचायत का निर्वाचन, यानी जो ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा जो ग्राम पंचायत चुनी गई है उस ग्राम पंचायत का टेन्योर क्या रहेगा, वो रहेगा 5 साल। क्या रहेगा? 5 साल। क्या अच्छा इससे पहले भी हटाया जा सकता है? इससे पहले भी ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा रेजुलेशन पास करके इसको जो है भंग किया जा सकता है। लेकिन ग्राम सभा में फिर वही बात आती है कि इनको क्या लगभग 50% लोगों के द्वारा, 1/2% लोगों के द्वारा इसको जो है एक रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है, उसके बाद जो उसको भंग किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए ग्राम सभा की मीटिंग व कोरम के बारे में और डिस्कस करते हैं। देखिए ग्राम सभा के जो मीटिंग होती है वो साल में कम से कम 3 बार मीटिंग होनी चाहिए। 3 बार मीटिंग होनी अनिवार्य है। यदि हम इसका साधारण कोरम की बात करें यानी गणपूर्ति जिसको बोलते हैं हम हिंदी में, तो वो होती है 1/3। जितने भी सदस्य हैं, मान लीजिए वहाँ पर 500 लोग ग्राम सभा के अंदर हैं, तो साधारण कोरम रहेगा इनका 1/3। यदि सदस्य इतने उपस्थित हैं तो इसका ये रहेगा। लेकिन 1/3 तो होता है साधारण के अंदर, लेकिन विशेष बहुमत बुलाना पड़े यदि विशेष कोरम है तो उसके अंदर होती है 1/20 संख्या। 1/20 संख्या, ये इनके बारे में, इनके कोरम और सदस्यों के संदर्भ में बात की गई है। इसी के समान यानी कि ठीक यही गणपूर्ति का तरीका जो है मीटिंग, लेकिन यहाँ पे मीटिंग जो है वहाँ पर ये गणपूर्ति कोरम वाली बात यही सेम रहेगी, लेकिन मीटिंग थोड़ी सी डिफरेंस हो जाएगी, जो कि हम जब हम पंचायत समिति के बारे में यानी 55 से लेकर के 116 तक के सेक्शंस को पढ़ेंगे वहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जिला परिषद का हम नेक्स्ट जो आपका 117 से 180 के बीच रहेगा उसमें वर्णन देखेंगे। धारा 12 इसमें क्या बताया गया है, ग्राम सभा की शक्तियां व कार्य, यानी धारा सेक्शन नंबर 12 के अंदर ग्राम सभा क्या क्या काम कर सकती है, उसके पास क्या क्या कार्य है, करने के लिए क्या क्या शक्तियां हैं, कहाँ कहाँ पर अपने पावर का वो इस्तेमाल कर सकती है, ये सभी इसके अंदर दिखाया गया है। तो आज के लिए हम सेक्शन 12 तक ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे धारा नंबर 13 से लेकर के जहाँ तक संभव हो पाता है वहाँ तक करेंगे, क्योंकि इतनी धाराओं को थोड़ा सा डिफाइन करना भी इनके लिए ज़रूरी होता है। तो आज के लिए वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।